सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर सोशल साइंस का। ये जितने भी आपके मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो आपके एग्जाम में सेम पैटर्न रहने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके सामान्य निर्देश पढ़ेंगे, जिसमें आपको पहले वाले पॉइंट में बोला गया है कि ये प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई में। और इसके अंदर कुल 12 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध है, यानी कुछ प्रश्न आपको ऑप्शनल दिए जाएंगे, जिसमें से 4 में से आपको एक ऑप्शन को चुनना है। उनमें से किसी एक प्रश्न को ही करें। प्रश्नों के सामने उसके निर्धारित अंक लिखे हुए, आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनके सामने उनकी मार्क्स लिखे होंगे। खंड क यानी कि सेक्शन ए में प्रश्न एक में 1 से लेकर 12 तक है, यानी कि जो आपका प्रश्न संख्या 1 है उसमें 1 से लेकर 12 तक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी कि सारे के सारे ऑप्शनल है। खंड ख सेक्शन बी में 2 से 5 तक 3 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए। 40 शब्दों से अधिक का मतलब है कि आपको 2, 3 या 4 लाइनों में इसके आंसर अटेम्प्ट करने। खंड ग प्रश्न संख्या 6 से 7 में 4 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 80 से शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको 7 से 8 लाइनों में इनके आंसर अटेम्प्ट करने हैं। अब है आपका खंड ग प्रश्न संख्या 8 से 11 तक 6 अंक वाले योग्यता आधारित, यानी कि आपको इसमें एक केस स्टडी मिलेगी, आपको एक अनुच्छेद मिलेगा जिसको पढ़ के उसमें 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर इसमें देने हैं। खंड डा ये मैप मानचित्र आधारित प्रश्न है, जिसमें आपको 2 मैप के क्वेश्चन आएंगे, एक 1 पॉइंट करके, एक 2 पॉइंट करके, और इन दोनों को आपको करना है। मानचित्र आधारित प्रश्न 12 के स्थान पर दृष्टि बाधित। अब इन्होंने बोला जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम उनके लिए अलग प्रश्न दिए गए हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसका सेक्शन ए। तो यहाँ पर आपका इसके जो प्रश्न 1 है उसमें 1 से लेकर 12 तक कुछ पॉइंट दिए गए और आपको 12 करने। पहले पॉइंट में आपसे पूछा गया अंग्रेजों द्वारा अवध का विलय कब किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय का मतलब होता है मनाना, कब किया गया था? 1810 में, 1825 में, 1840 में, 1856 में। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, 1856 में अवध का विलय किया गया था। अब है आपका पॉइंट 2। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन। तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। अब है आपका इसका पॉइंट 3। 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने, वीर कुंवर सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, बिररिज कद्र ने। तो 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, रानी लक्ष्मीबाई। पॉइंट 5 में आपसे पूछा है कटीली झाड़ियां एवं गुल्म मुख्यतः कहाँ पर उगते? कटीली झाड़ियां वहां पर उगती है जहां पर वर्षा कम होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें आपको दिया है कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश। पॉइंट 5 में आपसे पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है? शोधक का मतलब जो पर्यावरण को साफ करने का काम करता है। गिद्ध, हाथी, बाघ, हिरन। जो गिद्ध होता है ना, वो मरे हुए जानवरों को खा के पर्यावरण को साफ करने का काम करता है। जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। इसका सही ऑप्शन भी ए ही होगा। अब है आपका पॉइंट 6। पॉइंट 6 में आपसे बच्चों पूछा गया है भारतीय संसद के कौन कौन से भाग होते हैं? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है, ये सभी होते हैं। लोकसभा के बच्चों 3 सदन होते हैं। पहला सदन होता है लोकसभा, दूसरा सदन होता है राज्यसभा, तीसरा सदन होता है राष्ट्रपति। तो ये जो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सही गलत बताना है, ट्रू और फॉल्स बोलने हैं। तो पहले आपसे पूछा गया राष्ट्रपति राज्यसभा में 20 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 20 सदस्यों को मनोनीत नहीं करता, वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। ये इसका आंसर गलत है, यानी कि फॉल्स है। आप इसको गलत लिखेंगे इस तरह से। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होने का होना संघवाद के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें संघवाद के नाम से ही जानी जाती है। हमारे देश में 3 स्तरीय सरकारें होती है। पहली होती है केंद्र सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार, तीसरी होती है स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार पूरे भारत का शासन चलाती है। राज्य सरकार होती है वो एक राज्य विशेष का शासन चलाती है, जैसे दिल्ली सरकार एक राज्य सरकार। स्थानीय सरकार जो एक विशेष क्षेत्र का शासन चलाती है उसको बोलते हैं हम स्थानीय सरकार। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ट्रू, यानी कि सही। अब आपका 9। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बिल्कुल सही कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है।
है बच्चों आपका प्रश्न संख्या 10 यानी कि इसका पॉइंट 10, जिसमें आपको बताना है विलय नीति डैश के द्वारा लागू किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि विलय नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। जो विलय नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ, लॉर्ड डलहौजी। इंग्लिश में भी आपको यही लिखना है, लॉर्ड डलहौजी। अब है रानी चेन्नम्मा डैश राज्य की शासक थी। रानी चेन्नम्मा कौन से राज्य की शासक थी। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की शासक थी। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, कित्तूर। कित्तूर कहाँ पर है, कर्नाटक में। रानी चेन्नम्मा कित्तूर नामक राज्य की शासक थी। कित्तूर कर्नाटक में है। अब आपका है इसका पॉइंट 11, जिसमें आपसे पूछा गया है श्रीरंगपट्टम के युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर डैश संधि थोपी गई। कौन सी संधि वहां पर थोपी गई। तो आप यहाँ लिखेंगे सहायक संधि। कौन सी संधि बताएंगे बच्चों आप, सहायक संधि। तो यहाँ मैं नीचे लिख के दिखा देती हूँ आपको, सहायक संधि थोपी गई। श्रीरंगपट्टम के युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर सहायक संधि थोप दी गई थी। अब है आपका पॉइंट 12, जिसमें आपसे पूछा गया है बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था और अथवा प्लासी का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। तो आपको दोनों बताने हैं, दोनों में से आपके पास एक की चॉइस है, आप जो बताना चाहें, आपको जो पता है वो बता सकते हैं। बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 में लड़ा गया था और प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा था। आपको आई होप पता लगाओ, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था और प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। अब आ जाता है आपका खंड खा यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर तकरीबन 30 से 40 शब्दों में देने हैं, जैसा कि हमने सामान्य निर्देश में पढ़ा था। 30 से 40 शब्द बच्चों आपके 3 से 4 लाइन में पूरे हो जाएंगे या 4 से 5 लाइन इनफ है। तो पहले प्रश्न जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें आपसे पूछा गया किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोई भी एक देश है उसको संविधान की जरूरत पड़ती क्यों है। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। नियम कानूनों को तय करने के लिए हमें संविधान की क्या पड़ती है बच्चों, जरूरत पड़ती है। आई होप आपको ये क्लियर हो। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी भी देश की शक्तियों को तय करने के लिए, शासन की पद्धति बताने के लिए, सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए भी और उनकी शक्तियों को तय करने के लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ती है, संविधान की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के अधीन होकर ही बनाए जाते हैं, यानी कि संविधान को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। अब है इसका अथवा वाला क्वेश्चन। अथवा में बच्चों आपके पास चॉइस होती है, आप या तो ये वाला कर सकते हैं या दूसरा। शक्तियों का बंटवारा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए कि शक्तियों का बंटवारा क्या होता है। शक्तियों का बंटवारा दो तरह से होता है, एक होता है बच्चों ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज बंटवारा। तो ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़े रूप से बंटवारा होगा और क्षैतिज इस तरह से। तो ऊर्ध्वाधर में हम शक्तियों को 3 रूपों में बांटते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार वो सरकार होती है जिसका शासन पूरे देश के ऊपर होता है। राज्य सरकार वो सरकार होती है जिसका शासन एक विशेष जिसको आप कह सकते हैं एक विशेष राज्य के ऊपर होता है। स्थानीय सरकार एक विशेष स्थान की सरकार होती है, जैसे कि आप लिख सकते हैं मंगोलपुरी विधानसभा की जो सरकार होगी वो स्थानीय सरकार कहलाएगी और जो दिल्ली की सरकार होगी वो राज्य सरकार कहलाएगी और जो पूरे भारत की सरकार होगी वो केंद्र सरकार कहलाएगी। अब है क्षैतिज बंटवारा। इस तरह से क्षैतिज बंटवारा भी 3 तरह का होता है, एक होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। विधायिका वो होती है जो कानूनों का गठन करती है, कार्यपालिका वो होती है जो कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका वो होती है जो कानूनों का उल्लंघन करने वालों का उचित न्याय करती है। तो इस तरह से आपको समझ में आया, शक्तियों का बंटवारा 2 तरह से होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर इस तरह से, एक होता है क्षैतिज इस तरह से। ऊर्ध्वाधर भी 3 होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और आपका ये जो तीसरा बंटवारा है यानी कि दूसरा क्षैतिज बंटवारा, ये भी 3 तरीके से होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब है आपका प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया सरकार को नियंत्रित करने, मार्गदर्शन देने, जानकारी देने में भारतीय संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात पे आपको बच्चों टिप्पणी करनी है, यानी कि आपको बताना है किस तरह से इसकी भूमिका है। तो बच्चों आपको इसमें बताना है कि सरकार को नियंत्रित करने, मार्गदर्शन करने और जानकारी देने में भारतीय संसद की अहम भूमिका है। वो इस तरह से इसकी अहम भूमिका है कि जो संसद होती है वो सरकार को नियंत्रित करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि संसद के अंदर 3 सदन होते हैं। पहला सदन आपको मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया था, लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है और तीसरा राष्ट्रपति होता है। अगर लोकसभा द्वारा कोई भी कानून बना दिया जाता है, ठीक है, और वो फिर जाएगा, कानून बना दिया जाएगा तो वो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। अगर राज्यसभा उसको पास कर देती है तो वो बिल पास माना जाता है ना।
अगर राज्यसभा को लगता है कि वो उसको बिल सही तरह से नहीं बना तो वो उसको दोबारा क्या करती है, भेज देती है कि आप इस बिल पे, इस कानून पे दोबारा से गौर करिए। तो इस तरह से नियंत्रित करती है सरकार को। मार्गदर्शन करती है, मार्गदर्शन का मतलब है कि अभी जैसे इन्होंने बताया ना, ये अपनी राय प्रकट करती है कि आप इस किस तरह से इस कानून को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से आप इसमें फेरबदल कर सकते हैं। जानकारी देती है कि आप अपने कानूनों को बेहतर बना सकते हैं। तो जो सरकार होती है उसको, जो संसद होती है वो नियंत्रित करने का काम करती है, क्योंकि संसद के 3 सदन होते हैं। पहला सदन होता है लोकसभा। लोकसभा में तकरीबन 550 सदस्य होते हैं, और ये जो सदस्य होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, यानी कि जनता डायरेक्ट इनको चुनती है। राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुनकर नहीं आते, उनका जो चयन होता है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हमारे जो चुने हुए नेता होते हैं वही इनको चुनते हैं। फिर होता है राष्ट्रपति। इसका भी जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हम इसको सीधे तौर पे अपने राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं, जो हमारे जो चुने हुए लोग होते हैं वही राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जो सरकार हमने बनाई उस पर नियंत्रण कौन लगा रहा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो संसद सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाने का काम करती है, उसको मार्गदर्शित भी करती है, जानकारी भी कर देती है, और उसको नियंत्रित भी करती है। क्योंकि जो संसद का जो सदन है लोकसभा, वो कानून बनाएगा, परंतु उसको जो लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। उसके ऊपर अंतिम हस्ताक्षर जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी भी बिल के ऊपर या कानून के ऊपर हस्ताक्षर ना करे तो वो कानून कभी भी पास नहीं हो सकता। अब जो राष्ट्रपति है वो उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करते, वैसे वो भी हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं, उनको 14 दिन के अंदर हस्ताक्षर करने ही होते, परंतु उनके पास एक शक्ति होती है, एक पावर होती है। उस पावर का नाम है बच्चों वीटो पावर। अगर वो किसी भी बिल के ऊपर वीटो लगा दें, क्या लगा दे बच्चों, वीटो लगा दे, तो जो बिल है वो हमेशा के लिए रुक जाएगा, वो कभी भी पारित नहीं होगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आया हो, ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका हो। अब है आपका प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है भूमि संसाधन के संरक्षण के 3 उपायों का उल्लेख कीजिए। भूमि संसाधन, संसाधन क्या होते हैं, ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारे उपभोग के लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो सब संसाधन कहलाती है। अब भूमि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक संसाधन भी है, तो इसका संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बच्चों बचाव। क्या होता है, बचाव। तो इसमें पूछा इसके बचाव के 3 तरीके बताने कि आप किस तरह से भूमि का बचाव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी भूमि को बचा सकते हैं। तो जब बच्चों बताइए आप किस तरह से अपनी भूमि का बचाव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्ट्रियों का जो गंदा जल है उसका रिसाव भूमि में नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्ट्रियों में से जो गंदा केमिकल वाला पानी निकलता है अगर वो पेड़ों के अंदर चला जाए तो पेड़ क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। वनोन्मूलन नहीं करेंगे। वनोन्मूलन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं काटेंगे। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वनोन्मूलन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे, तो हमारी भूमि क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है, एक और बताना है, 2 तो हो गए, एक फैक्ट्रियों का गंदा पानी उसमें नहीं डालेंगे, दूसरा वनोन्मूलन नहीं करेंगे। और क्या कर सकते हैं बच्चों आप अपनी मिट्टी को बचाने के लिए, हम एक चीज़ और कर सकते हैं, भूमि को निरंतर नहीं करेंगे, मतलब भूमि को निरंतर नहीं करेंगे, खेती बाड़ी निरंतर नहीं करेंगे। खेती करने के बाद भूमि को थोड़े समय के लिए खाली छोड़ देंगे, जिससे वो खुद को क्या कर सके, हील कर सके, रिपेयर कर सके और वो खराब ना हो। तो भूमि संरक्षण के हमने 3 उपाय पढ़े। पहला उपाय, फैक्ट्रियों का गंदा पानी या प्रदूषित पानी हम जमीन के अंदर सीधा नहीं डालेंगे। दूसरा हमने उपाय पढ़ा, वनोन्मूलन नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नहीं काटेंगे। पेड़ काटने से हमारी जो भूमि होती है वो खराब हो जाती है। लगातार खेती नहीं करेंगे, खेती करने के बाद मिट्टी को कुछ समय के लिए खाली छोड़ेंगे ताकि वो खुद को हील कर सके और रिपेयर कर सके। एक और पॉइंट, अतिचारण नहीं करवाएंगे। अतिचारण का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो पशु होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनको ज़्यादा नहीं चरवाएंगे। अगर वो ज़्यादा चर लेते हैं, जो उस पर जितने भी घास फूस उगे होते हैं उसको चर लेते हैं, तो उसके साथ जो मिट्टी के पोषक तत्व भी होते हैं वो उस जानवर में चले जाते हैं और जो मिट्टी होती है वो बंजर बन जाती है। अब है आप ही का इसका अथवा वाला, आपको दोनों में से एक करना चाहे तो आप ये बताइए, चाहिए आप। यहाँ पर पूछा जल संरक्षण। जल संरक्षण का मतलब वही फिर होता है बचाव। तो आपको बताना है कि जल संरक्षण के ऊपर 3 उपाय बताएं, आप पानी को किस तरह बचा सकते हैं। पहला आप पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी होता है उसको नालियों में, जो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है, नालियों का जो गंदा पानी होता है उसको सीधे स्वच्छ जल के अंदर ना मिलाए, जैसे कि झरने का जल हो गया, तालाब का जल हो गया, उसके अंदर ना मिलाए, ताकि वो पूरा, क्योंकि उसमें मिलाते तो वो सारा जल ही क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जितने जल की आवश्यकता हो उतने ही जल का प्रयोग करें। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, जल का संरक्षण करें, जैसे वर्षा जल संग्रहण, उस तरीके से हम जल का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं और जल को बहुत समय तक के लिए बचा सकते हैं। आपने देखा राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, वहाँ बारिश पानी की बहुत कमी है, तो वो लोग ना छतों पर वर्षा जल संग्रहण के लिए एक कोई बड़ी सी टंकी बना देते हैं ईंट पत्थरों की, और जब भी वर्षा होती है तो उसको खोल देते हैं और उसमें वर्षा का पानी स्टोर होता रहता है।
फिर वो क्या करते हैं, पाइपों के जरिए उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो धरती में टैंक्स बना लेते हैं बड़े बड़े, वर्षा होती है उसको खोल देते हैं और उसके बाद वो टैंक्स में भरते रहते हैं। कई बार क्या करते हैं, जो छत के जो टंकी होती है वो कहीं ना कहीं जाके टैंक से कनेक्ट होती है। जब वर्षा का जल आता है तो इस छत के द्वारा भी, जो पाइपों के द्वारा टैंक के अंदर पानी स्टोर होता रहता है। अब है आपका पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है वन्य जीवन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि वन्य जीवन के ऊपर आपको एक डीपली बात बताने की वन्य जीवन क्या होता है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, वन्य जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो वनों में रहते हैं वो वन्य जीव कहलाते हैं। कौन से जीव? ऐसे जीव जो वनों में रहते हैं वो वन्य जीव कहलाते हैं। अब वन्य जीवों के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। देखो, वनों के अंदर बहुत अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, जिससे हमारे विश्व के अंदर विविधता बनी हो। अगर इसमें से एक भी जीव कम हो जाए तो देश का जो पारितंत्र है, या जो दुनिया का जो पारितंत्र है, वो पूरा हिल जाएगा। आप सोचो कि देश के अंदर पूरी तरह से हिरणों की संख्या खत्म हो जाए तो सोचो धरती के अंदर कितनी ज़्यादा घास पड़ जाए, क्योंकि घास तो सबसे ज़्यादा हिरन ही खाती है। शेर खत्म हो जाए तो धरती के अंदर हिरणों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। इसी तरह के सारे जीव इस दुनिया पे क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है और एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो हमारे जितने भी जीव वनों में रहते हैं उनको वन्य जीवन कहते हैं। वन्य जीवन में विभिन्न विभिन्न तरह की विविधता पाई जाती है। वन्य जीवन से हमें बहुत चीज़ें मिलती है, बहुत लाभ होते हैं। हमें मधुमक्खियों से शहद मिलता है, और पशुओं से बहुत जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, उनकी खाल का उपयोग किया जाता है। दूध, मांस, मीट, मछली, तो पशुओं से हमें बहुत कुछ मिलता है और पशु हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सबसे बड़ा उपयोग तो इनका यही है, क्योंकि ये पारितंत्र को बनाने में काम कायम रखते हैं, यानी कि हमारा जो देश का जो दुनिया का जो सिस्टम है, इको सिस्टम, उसको बनाए रखते हैं। क्योंकि दुनिया में हर एक जीव, हर एक जंतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से इंसान इस दुनिया के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से वन्य जीव भी इस दुनिया के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर दुनिया से एक भी चीज़ कम हुई तो जो पूरा सिस्टम है बच्चों, वो पूरी तरह से हिल जाएगा। अब है आपका सेक्शन सी, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए। 1857 में जो बगावत आई थी, जिसको हम बोलते हैं रेबिलियन ऑफ 1857, उसके बाद देश के अंदर कौन कौन से बदलाव आए थे, यानी कि भारत देश के अंदर कौन कौन से बदलाव आए थे। सबसे पहला बदलाव क्या हुआ था वो बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन तकरीबन आपको 3 से 4 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे बच्चों। पहला पॉइंट यह है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित कर दिया। यानी कि सबसे पहला बदलाव ये था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने 1857 में, किसमें बच्चों, 1858 में एक नया कानून पारित किया गया, जिसके तहत जो जितने भी सारे अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के पास थे। यानी देश से लेकर जितने भी अधिकार थे, जितने भी मेन बातें थी, वो सब किसके पास से, ब्रिटिश सरकार के बातें। तो आप लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने 1858 में एक नया कानून पारित किया, जिसके तहत जितने भी सारे सरकारी अधिकार थे वो ब्रिटिश सरकार को सौंप दिए गए। दूसरा क्या था, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि देश के अंदर जितने भी रजवाड़े का थे, या देश के अंदर जितने भी राजा थे, उन सबको भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके क्षेत्र पर कभी भी कब्जा नहीं किया जाएगा, उनसे कभी भी लड़ाई नहीं की जाएगी। अगर वो खुद को शांतिपूर्वक तरीके से ब्रिटिश के अधीन मानते हैं, वो ये मानते हैं कि वो ब्रिटिश सरकार के अंडर रहेंगे, तो ब्रिटिश सरकार उनसे कभी भी युद्ध नहीं करेगी और उनके साथ शांतिपूर्वक तरीके से काम करेगी। ये उन्होंने आश्वासन दिया था। तो ये इनके दूसरे बदलाव थे। आपको 3-4 बदलाव बताना है। अब इनका एक और बदलाव था, इन्होंने क्या करा, भारतीय सेनाओं का, अब जो इनकी सेना थी, ब्रिटिश सेना थी, इसके अंदर इनकी जो भारतीय सेना थी उसको कम कर दी और ब्रिटिश सेना के लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। भारतीय नागरिकों को अपनी सेना में से हटा दिया और ब्रिटिश नागरिकों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया गया था। अब इन्होंने एक चौथा बदलाव भी किया, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति पे बड़े पैमाने पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। मुसलमानों की जितनी भी जमीन थी, जितनी भी संपत्ति थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया, ताकि उनको ये लगे कि जो हिंदू हैं वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, और तभी से फिर ऐसा होता रहा, और हिंदू और मुस्लिम में धीरे धीरे करके खाई बढ़ती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच खाई इतनी बढ़ गई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो नए मुल्क के रूप में उभर कर आए। अब इसका 8वां वाला क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास फिर से चॉइस है, आप चाहे तो ये करें चाहे ये करें। 1857 की बगावत के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। जो 1857 की जो बगावत हुई थी, इसके कारण कौन कौन से थे। तो इसका सबसे पहला कारण बच्चों आप ये लिखेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीय जनता का बहुत ज़्यादा शोषण करती थी, भारतीय जनता को नीचा दिखाती थी, उनका बहुत ज़्यादा अपमान करती थी, जिसका कारण ये बना कि भारतीय जनता ने 1857 की बगावत कर दी। अब दूसरा कारण ये लिखेंगे, अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी संधियों पे मुकर जाना, स्वराज की मांग को नकार देना, और ये बात बोल देना कि हम आपको स्वराज नहीं देंगे या आपके देश को कभी भी आज़ाद नहीं करेंगे।
राज्य को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, और इन्होंने सोचा, जो ब्रिटिश सरकार है उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए इसने ब्रिटिश प्रभुत्व अपनाया, यानी खुद को कर्रा कर लिया और भारतीय जनता का बहुत ज्यादा शोषण करने लगी। इसका चौथा पॉइंट ये है, गांव में किसानों और जमींदारों को भारी भरकम लगा दी गई। लगाने का मतलब होता है टैक्स, जिसको आप बोलते हैं कर लगा दिया गया। तो इसके चारों पॉइंट मैं आपको दोबारा बताती हूँ। भारतीय जनता का बहुत ज्यादा इन्होंने शोषण किया, ये पहला पॉइंट है। भारतीय जनता का बहुत ज्यादा शोषण किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजी शासन अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी, यानी खुद का वर्चस्व दिखाना चाहती थी, खुद को ये दिखाना चाहती थी वो कितना शक्तिशाली है, इसलिए वो भारतीय जनता के ऊपर विद्रोह कर रही थी। बहुत सारी बातों से मुकर जाना, अंग्रेजी शासन ने भारत को आज़ाद करने की कई संधियां, कई कई नीतियां बनाई, पर वो अंत में अपनी बातों से मुकर गई, जिसके कारण हमारे देश के राजाओं ने 1857 की बगावत कर ली। चौथा पॉइंट इसका ये है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने किसानों के ऊपर, जमींदारों के ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा दिए, भारी भरकम टैक्स लगा दिए, उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाने लगी। उनसे इस तरह की खेती करवाई गई जिससे उनकी ज़मीन बंजर हो जाती है। नील की खेती और अफीम की खेती करने से जो भूमि होती है वो पूर्ण रूप से बंजर हो जाती है। अब है आपका प्रश्न 7, जिसमें आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में भारतीय संसद की भूमिका की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में, जितने भी देश के अंदर चुनाव होते हैं राष्ट्रीय सरकार के, उसमें भारतीय सरकार की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय सरकार का इसका चुनाव करवाना। ये क्या चुनाव कराती है, इसकी पहली भूमिका ये है कि कानून, राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में भारतीय संसद ये विकल्प उपलब्ध करवाती है कि देश के अंदर विकल्प होने चाहिए चुनाव के अंदर। जो चुनाव हो पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, जो चुनाव हो उसके अंदर हमारे पास विकल्प मौजूद हो, चुनाव में किसी तरह की धांधलेबाजी, भ्रष्टाचार या विद्रोह किसी तरह का ना हो, माल धन बल की किसी भी तरह से कोई प्रयोग ना हो, यानी कि धन के बल पर या फिर बल का मतलब गुंडागर्दी के बल पर किसी से वोट ना लिया जाए। जब आप वोटिंग करने जाए तो आपके पास सरकारों में कुछ ऑप्शन हो, यानी कि आपके पास कुछ विकल्प हो। जैसे मैंने कह दिया कि आपको बच्चों एक पेंसिल चुननी है, पर मैं आपको पेंसिल एक ही दिखा रही हूँ और मैं आपको चुनने के लिए बोलूँ तो आप उसमें क्या चुनोगे। जब मैं आपको 3 या 4 पेंसिल दिखाऊँ और मैं आपको बोलूँ कि आप चुनो, तो आप चुन पाओगे ना। तो इसकी भूमिका यह है कि हमें सरकारों में ऑप्शन दिलवाना, ताकि हम अपनी पसंद की सरकार को चुन सकें। परंतु चीन में ऐसा नहीं होता। चीन में सिर्फ एक ही सरकार है और वहाँ की जनता को वोट देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार हमेशा वही जीतेगी। जब एक ही चीज़ होता है तो आपके पास चॉइस नहीं होती ना। तो संसद का सबसे बड़ा काम ये भी है कि देश के अंदर जो जितने भी दल होते हैं उसके अंदर ऑप्शन उपलब्ध करवाना, ताकि वो अपनी मर्जी से किसी एक को चुन सके। फिर इसका काम है वयस्क मताधिकार दिलाना, यानी कि हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उन व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। आई होप आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सही से समझ में आया। अब हम करेंगे सेक्शन डी, जिसमें आपको बच्चों क्या करना है। इसमें आपके 8 से 11 तक प्रश्न है और सभी प्रश्न अनुच्छेद बेस है, तो आपको इस पहले अनुच्छेद पढ़ना है। हम पढ़ने जाने हैं प्रश्न संख्या 8, मृदा अपरदन और शीतलता मृदा संसाधनों के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण का मतलब होता है मिट्टी का खराब होना में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। तो अब हमें इसका बताना है, मृदा अपरदन, मृदा संसाधन के लिए मुख्य खतरा क्या है। जलवायु, मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन। मृदा संसाधन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब होता है बच्चों, मिट्टी जब अपनी जगह से ढह जाती है, एक जगह से खिसक के नीचे गिर जाती है, तो वो जो चीज़ होती है वो मृदा अपरदन कहलाती है। निम्नलिखित में से क्या मिट्टी के निम्नीकरण में सहायक नहीं है, यानी कि मिट्टी किन चीज़ों से खराब नहीं हुई। वनोन्मूलन, पेड़ों की कटाई से मिट्टी खराब होती है, बिल्कुल सही है। अतिचारण, अतिचारण का मतलब क्या है, जब ज़्यादा से ज़्यादा पशु चढ़ते हैं तो मिट्टी क्या होती है, खराब हो जाती है। बाढ़, मिट्टी खराब हो जाती है। स्थलाकृति, स्थल की मतलब अगर कोई भी जमीन उसकी शेप कैसी भी हो तो उससे तो मिट्टी खराब नहीं होती। तो इसका जो सही ऑप्शन इसमें नहीं पूछा है, तो जो नहीं वाला होगा वो होगा डी, क्योंकि बाढ़ की वजह से भी मिट्टी खराब होती है, अतिचारण से भी खराब होती है और वनोन्मूलन से भी खराब होती है। तो आपका बचा हुआ डी ऑप्शन, स्थल क्या करती है, यानी कि जमीन का आकार मिट्टी का खराब होने का कारण कभी नहीं बनता। मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक, किसकी वजह से मिट्टी खराब होती है, मानवीय कारक, प्राकृतिक कारक, दोनों। देखो कुछ कारक ऐसे होते हैं जो मानव द्वारा जिससे मिट्टी खराब हो रही है, कुछ कारक ऐसे होते हैं जैसे प्रकृति के कारण मिट्टी खराब हो रही है। जैसे मानवीय कारण क्या हो गया, पेड़ों का कटाव मानवीय कारण है, प्राकृतिक कारण बाढ़ प्राकृतिक कारण है। तो ए और बी दोनों, तो इसमें ए और बी यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त दोनों।
आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इंग्लिश में भी वही ऑप्शन होंगे, जो हिंदी में लगे वही ऑप्शन इंग्लिश में लगेंगे। प्रश्न संख्या 9, जिसमें आपको पढ़ना ही अनुच्छेद पढ़ना और पढ़ने के बाद इसके कुछ उत्तर देने। चलिए बच्चों पढ़ते। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराज उद-दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराज उद-दौला की ताकत से काफी भय था। सिराज उद-दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मुर्शीद खान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, सिराजुद्दौला। बंगाल में कठपुतली शासक कौन चाहता था? कंपनी, नवाब, सिराजुद्दौला। तो कंपनी चाहती थी कठपुतली शासक मिल जाए, जिसकी वजह से जो सिराजुद्दौला थे ना वो बहुत ज़्यादा कंपनी के कामों में टांग अड़ाते। तो कंपनी चाहती थी कि हमें एक ऐसा राजा मिले, एक ऐसा शासक मिले जो हमारे कामों में टांग ना अड़ाए। कम किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का हुक्म कंपनी को किसने दिया? मुर्शीद खान ने, सिराजुद्दौला ने, लॉर्ड क्लाइव ने। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, सिराजुद्दौला ने। अब है आपका प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपको यहाँ पर एक टेबल दिया है। इस टेबल को पहले पढ़ते हैं। किसी काल्पनिक राज्य की विधानसभा चुनावों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इसको ध्यान से पढ़ना है। जनता अधिकार पार्टी के पास 53 सीटें, क्षेत्र विकास पार्टी के पास 116 सीटें, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी के पास 21, समाज विकास पार्टी के पास 84, निर्दलीय के पास 11 और कुल सीटें 285 हैं। तो सबसे पहले पूछा है विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वही होगी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी। तो आप देख रहे हैं क्षेत्र विकास पार्टी, क्षेत्र विकास पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्षेत्र विकास पार्टी है कि नहीं। हाँ है। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन, क्षेत्र विकास पार्टी इज द करेक्ट, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 116 सीटें उसके पास हैं। अब है इसका प्रश्न संख्या 2, सरकार के गठन के लिए बहुमत की संख्या कितनी है? अब आपको देखना है सरकार के गठन के लिए बहुमत कितना है। बहुमत का मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब बहुमत। वैसे तो बहुमत में क्या है, 116 वाला जीत ही रहा है ना। पर यहाँ पर बहुमत बना रहे 116 वालों को हरा कर, तो किसके दोनों मिलके 116 के आसपास मिलेंगे। तो आप देख रहे हो 84 और 11 को मिला लो। अगर आप 84 और 11 को मिलाओगे, आप इधर देखो 84 और 11, 5 और 9, तो 95 बन जाएगा। और 95 आप देखिए ऑप्शन में है या नहीं। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट, क्योंकि 116 तो यहाँ पर है नहीं। अब बहुमत यानी कि अगर वो क्षेत्र विकास पार्टी को हटा दिया जाए तो ये बहुमत में कौन सी है? डी, 95 वाली। और देखिए और कौन सी बहुमत में है? और 84 बहुमत में है। आप ऑप्शन में देखिए 84 है, नहीं है। तो फिर आपका 95 करेक्ट ऑप्शन होगा। अब है इसी का पॉइंट 3, निर्दलीय कौन होता है? जो चुनाव नहीं जीत पाते। बिल्कुल गलत। वे सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते नहीं। वे किसी राजनीतिक पार्टी के भाग नहीं होते। जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। निर्दलीय वो होते हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का भाग नहीं होते, वो अपनी सरकार बनाते हैं। जैसे मैं अपने कोई भी एक दल बना लूँ और मैं उसे लड़ूँ, पर अभी मेरे देश में कोई जानता नहीं है, बहुत कम डालते हैं, तो जो मेरी पार्टी होगी वो निर्दलीय कहलाएगी, क्योंकि अभी मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे कोई जानते हैं। पर धीरे धीरे करके मैं बड़ी, हमारी पार्टी जो बड़ी हो जाएगी तो वो राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी कहलाएगी। अब है आपका अनुच्छेद 11। इसको भी आपको पढ़ के 3 प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पर आपसे 4 या 5 पूछे होंगे। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप और एशिया कहा जाता है। कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो जो आपको बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कर्क रेखा इस महाद्वीप से। इस महाद्वीप का मतलब है यहाँ एशिया महाद्वीप की बात हो रही है पूरी, तो इस महाद्वीप एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
पूर्वी गोलार्ध में क्या स्थित है बच्चों? एशिया स्थित है। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में क्या स्थित है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ भी एशिया की बात हो रही है, तो पूर्वी गोलार्ध में भी क्या स्थित है बच्चों? एशिया स्थित है। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। यूरोप और यूरेशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें भी आपका ऑप्शन सी है, इसमें भी आपका ऑप्शन सी है, और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। बच्चों आपके जितने भी पैराग्राफ है ना, आप इसको डीपली पढ़ के जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर से ही शायद कोई क्वेश्चन बन जाए और आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपके 4 पैराग्राफ है, आप चारों पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली रीड करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही पैराग्राफ एग्जाम में आए, परंतु इस पैराग्राफ में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब है आपका सेक्शन डी, जिसमें आपका मानचित्र आधारित प्रश्न है। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 1857 के बगावत से जुड़े निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो आपको दिल्ली, झांसी, बरेली, फैजाबाद और कानपुर, इन चारों को इसके अंदर दर्शाना है। तो आपका मैप बच्चों आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अलग है। तो आपको यहाँ पर जैसे दिल्ली, बरेली, झांसी, कानपुर, फैजाबाद सब दिखाने हैं। कानपुर, फैजाबाद यूपी के अंदर। तो आप यहाँ दिल्ली देख रहे हैं ना, ये रहा, ये दिल्ली है, तो आप इस आसानी से दिल्ली दिखा सकते हैं। फिर आप इस तरफ झांसी दिखाएंगे, यूपी के अंदर आप सारी चीज़ें दिखाएंगे, फैजापुर, कानपुर, और ये आप दिखा देना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। अगर यह वीडियो आपको समझ में आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके अपने चैनल मिनी कोचिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को